हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में द टर्म बिजनेस उसको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करा विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, बिजनेस की डेफिनेशंस और बिजनेस का स्कोप। तो मैंने पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट आपके साथ शेयर किया था जिसमें हमने अंडरस्टैंड करा था कि हाउ मेनी एक्टिविटीज कम अंडर द बिजनेस एक्टिविटीज, what type of an activity the business is and how is it different from profession and employment। तो दो क्लासिफिकेशन चार्ट्स जो हैं वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करे थे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का और बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। आज हम डिटेल में उन डेफिनेशंस की बेसिस पर बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट all the essential characteristics and elements of business and what are the objectives that every business has to achieve. सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो है वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि जब हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को क्लासिफाई करा था तो उसे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करा था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो जिनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जिनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो उससे हमने बिल्कुल क्लियरली ये समझ लिया कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो सबसे बेसिक फीचर बिजनेस का क्या है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस हैं वो भी मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व्स सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, it involves continuous and the regular dealings, its main motive is the profit motive, it involves lot of uncertainties of the returns and it involves lot of risks। तो ये सारे फीचर्स बहुत ही सिंपल फीचर्स हैं, एक एक दो दो लाइनों में विद एग्जांपल ये फीचर्स आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। तो इस पर्टिकुलर फीचर को आपको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस या कुछ केस स्टडीज भी पूछी जा सकती हैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर फीचर से रिलेटेड। वो किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं? जैसे आपसे पूछा जाए, इज इट द एक्टिविटी which is called as economic or non-economic, or is it the purpose behind the activity that makes the activity economic or non-economic? तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक्टिविटी अपने आप में कोई इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक नहीं होती। जिस पर्पस से वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, जिस मोटिव से वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उस मोटिव से ये तय किया जाता है कि ये एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। से फॉर एग्जाम्पल कि योर मदर कुक्स फूड फॉर यू, सो शी इज नॉट मेकिंग फूड फॉर यू टू अर्न द प्रॉफिट। तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर आपकी मदर कुकिंग बिजनेस में है, मान लीजिए वो लंच और डिनर के टिफिन्स बनाकर सप्लाई करती हैं नियर बाय एरियाज में, तो यही कुकिंग उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। सिमिलरली मैं एक टीचर हूं और अगर मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में पढ़ा रही हूं और मैं बच्चों से फीस लेती हूं पढ़ाने की, तो वही एक्टिविटी मेरी मानी जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैं ऑनलाइन टीचिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ जिसके लिए मैं आपसे कोई पेमेंट चार्ज नहीं करती हूँ, ये मैं सिर्फ अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कर रही हूँ, या मैं बहुत सारे ऐसी नीडी स्टूडेंट्स को जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें ऑफलाइन भी टीच कर रही हूँ, तो वहां पर मेरा मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, तो वही एक्टिविटी टीचिंग मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि बिजनेस किस पर्पस से स्टार्ट किया जाता है? इन ऑर्डर टू अर्न द मनी एंड द वेल्थ। सो बेसिक वेरी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस इज दैट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड फीचर देखिए, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे
कि जब भी कभी हम बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें हम दोनों टर्म्स ऑलरेडी इंक्लूड करेंगे, गुड्स भी और सर्विसेज भी। और ये मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और अब हमें ये समझना है कि बिजनेस में इन गुड्स एंड सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस किया जाता है या प्रोक्योर किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई मैन्युफैक्चरर ही हो वो बिजनेसमैन कहलाएगा, ट्रेडर्स भी बिजनेसमैन कहलाते हैं। तो जो बाय करके प्रोक्योर करके सेल करते हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं, और जो प्रोड्यूस करके सेल करते हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर बिजनेस का क्या होता है कि बिफोर द गुड्स आर ऑफर्ड फॉर कंजम्पशन दे आर प्रोड्यूस्ड। मतलब गुड्स ऑफर तो बाद में किए जाएंगे सेल के लिए, उससे पहले क्या होगा, उनका प्रोडक्शन होगा या प्रोक्योरमेंट होगा। तो इसका मतलब अनदर इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस दैट इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट के बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। इसीलिए जब हमने बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई करा था तो वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से शुरू होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। और मिडिल मैन क्या करते हैं, उन प्रोड्यूस गुड्स को प्रोक्योर करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसीलिए सेकंड फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, कि बिजनेस में प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा फीचर देखिए, इट इन्वॉल्व सेल एंड एक्सचेंज। अगर गुड्स को प्रोड्यूस करके या प्रोक्योर करके कोई भी ट्रेडर अपने पास रख लेता है तो क्या वो बिजनेस माना जाएगा? बिल्कुल भी बिजनेस नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका आगे सेल एंड एक्सचेंज ना हो। तो बिजनेस एक्टिविटी जब ही कंप्लीट होती है जब प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट के बाद उसका सेल एंड एक्सचेंज भी हो। After production, goods are exchanged for price or for any consideration that is equivalent to price. तो जब गुड्स प्रोड्यूस और प्रोक्योर किए जाते हैं, बाद में उनको सेल किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, बायर्स को गुड्स मिलते हैं और सेलर्स को उसके बदले में प्राइस और एनी अदर कंसिडरेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू प्राइस वो मिलती है। तो ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है। अगर सिर्फ प्रोडक्शन पे ही रुक जाए कोई एक्टिविटी तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, उसके बाद उसमें सेल एंड एक्सचेंज का भी होना बहुत जरूरी है। अनदर एलिमेंट इज कि अगर सेल एंड एक्सचेंज भी हो रहा है लेकिन वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है तो वो भी बिजनेस नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए मैंने अपनी पुरानी कार बेची, तो उस पुरानी कार को बेचने में मुझे पैसा भी मिल रहा है, मेरा पर्पस है कि मैं उससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर लूं, तो एक्सचेंज एलिमेंट उसमें है, उसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी है। लेकिन क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी? डेफिनेटली नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये मेरी रेगुलर डीलिंग नहीं है। तो अनदर फीचर ऑफ द बिजनेस दैट इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस एंड द रेगुलर डीलिंग्स एंड सिंगल ट्रांजैक्शन एंड आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन इज नॉट अ बिजनेस। इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर कोई आइटम गिफ्ट में मिली, आपने थोड़े टाइम उसे इस्तेमाल करा, उसके बाद वो थोड़ी सी खराब होने लगी, आपको अच्छी लगनी बंद हो गई, या आपने एक साल कुछ किताबों से पढ़ा और उस साल आप पास हो गए तो नेक्स्ट ईयर आपने वही किताबें किसी और को पढ़ने के लिए बेच दी, तो क्या ऐसी ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगी? तो डेफिनेटली इस तरह की ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर चाहे पर्पस अर्निंग ऑफ द मनी है, चाहे सेल एंड एक्सचेंज भी है, लेकिन ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, ये एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसमें रिपीटेड सेल्स रिपीटेड एक्सचेंज जो है वो नहीं हो रहा है। तो अगर कोई एक घर खरीदता है और थोड़े टाइम बाद उस घर को बेच देता है तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर, उसका काम ही यही है कि वो घर खरीदता है और फिर उन्हें बेचता है, तो वो उसका बिजनेस माना जाएगा। तो बिजनेस जो है वो एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन को नहीं कहते हैं, हमेशा जो रेगुलर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज होता है उसी को हम बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो बिजनेस का है कि हर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए स्टार्ट किया जाता है। द पर्पस बिहाइंड एवरी बिजनेस, द मेन मोटिव बिहाइंड एवरी बिजनेस इज अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्निंग बहुत ही एसेंशियल है। बिजनेस इज नॉट अ चैरिटी, इट्स प्राइमरी एम इज टू अर्न द मनी। तो अगर कहीं पर एक्सचेंज है लेकिन वो एक्सचेंज जो है अर्निंग ऑफ द मनी से रिलेटेड नहीं है, उसमें प्रॉफिट अर्निंग जो है वो मोटिव नहीं है। मान लीजिए दो लोग जो हैं
वो पुराने कपड़े खरीदते हैं, उन्हें साफ सुथरा करते हैं, ड्राई क्लीन कराते हैं, वॉश कराते हैं और फिर वो स्लम एरियाज में जाकर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर तो एक्सचेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के पास प्रोडक्ट्स जा रहे हैं और वो ऐसा हर महीने करते हैं या हर हफ्ते करते हैं, तो वहां पर रेगुलरिटी में भी वो ट्रांजैक्शन हो रही है। तो क्या हम उसको बिजनेस मान लेंगे? उसको भी हम बिजनेस नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मोटिव एलिमेंट जो है वो मिसिंग है। तो प्रॉफिट मोटिव एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। हर ट्रांजैक्शन जिसका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट मोटिव होता है, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। Then another important feature is that business involves lot of uncertainties of the returns. हालांकि हर बिजनेस का मोटिव तो प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन क्या ये श्योरिटी होती है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा ही करेगा, और अगर करेगा तो वो कितने प्रॉफिट्स अर्न करेगा? तो जो प्रॉफिट्स हैं दे विल बी अर्न और नॉट, या जो कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस अर्न करेगा, इसमें कोई भी श्योरिटी और सर्टेनिटी नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस जो है वो फ्यूचर में कैरी आउट किया जाता है। फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। बिजनेसमैन बहुत सारी अजम्पशंस करता है फ्यूचर के बारे में, लेकिन उसकी अजम्पशंस जो है वो कभी कभी गलत हो जाती हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ वो प्रेडिक्शंस नहीं कर पाता है। लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज में, लॉट ऑफ अनसर्टेन एनवायरनमेंट में बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हर बिजनेस एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, दैट बिजनेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। एंड वो अनसर्टेनिटीज जो हैं उससे क्या अराइज होता है बिजनेस में? लॉट ऑफ रिस्क अराइज हो जाते हैं। रिस्क की प्रॉपर डेफिनेशन है द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स or even losses due to uncertainties is called business risk. तो uncertainty में तो कुछ भी नहीं पता होता कि what may happen और what is the result if that thing happens or not. तो दोनों ही चीजें नहीं पता अनसर्टेनिटी में कि क्या होगा और अगर ऐसा होगा तो कितना नुकसान होगा। रिस्क में एक चीज पता होती है कि हमें ये तो पता होता है कि क्या होगा, लेकिन उसके होने से कितना फायदा या नुकसान होगा ये नहीं पता, तो वो रिस्क होता है। बिजनेस में दोनों ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, रिस्क एज वेल एज अनसर्टेनिटी। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारे फीचर्स में से बिजनेस के ऐसे दो फीचर्स बताइए जो लॉसेस से रिलेटेड है। तो वो दो फीचर्स क्या होंगे? बिजनेस इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स एंड बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क्स। सो आई होप कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस। कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, उस एक्टिविटी में प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, उस एक्टिविटी में सेल एंड एक्सचेंज होना चाहिए, उस एक्टिविटी में रेगुलर सेल एंड एक्सचेंज होना चाहिए, उसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, वो एक्टिविटी अनसर्टेनिटीज और रिस्क से जुड़ी हुई होनी चाहिए। देयर इज नो बिजनेस विच इज रिस्क फ्री। चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे वो सिंगल ओनरशिप बिजनेस हो, चाहे वो बहुत ही बड़ी कंपनी हो, हर तरह के बिजनेस में रिस्क एलिमेंट का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। आई होप दीज फीचर्स आर क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये माना जाता है कि बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है वो बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रुप से डील करता है। जो बिजनेस के इंटरनल ग्रुप्स होते हैं वो उसके ओनर्स होते हैं और एम्प्लॉयज होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट इंटरनल ग्रुप्स हैं जिनसे बिजनेस डील करता है। उसके अलावा आउटसाइड ग्रुप्स में, एक्सटर्नल ग्रुप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए उसके कस्टमर्स, और उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सटर्नल ग्रुप्स होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम्स या टारगेट्स या एंड रिजल्ट्स, जो भी बिजनेस को अचीव करने होते हैं, जिस वजह से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। अभी हमने फीचर्स में देखा कि बिजनेस का पर्पस जो है वो प्रॉफिट होता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग जो है वो सोल पर्पस, सिंगल पर्पस नहीं होता है। बिजनेस हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स दैट आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज।
One of the category is organizational objectives, which are towards the owners, and they are also called as the economic objectives. Another category is the human objectives, which are towards the employees, and they are called as the personal objectives. ये दोनों ही इंटरनल ग्रुप्स हैं बिजनेस के, जिनके साथ बिजनेस डील करता है, और टुवर्ड द सोसाइटी जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे बिजनेस के वो कहलाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड द अदर ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। उन अदर ग्रुप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर, क्योंकि कस्टमर इज द किंग माना जाता है, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस चलाया जाता है। उसके अलावा सप्लायर्स, गवर्नमेंट और बहुत सारी अदर अथॉरिटीज जिनके साथ बिजनेस डील करता है, वो सब आएंगी बिजनेस के एक्सटर्नल ग्रुप्स में। अब ये देख लेते हैं कि हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स की मैंने लिस्ट बना दी है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये तीन तो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनोवेशंस, ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ का क्या मतलब होता है। देखो, हर बिजनेस जब शुरू होता है तो प्रॉफिट तो वो बाद में अर्न करेगा, पहले उसको सरवाइव होने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो वो ये देखता है कि इतना कंपटीशन है मार्केट में, तो ऐसा वो क्या करे कि एटलीस्ट वो बिजनेस में सरवाइव कर सके। तो सर्वाइवल के लिए एक फॉर्मूला क्या है कि बिजनेस तब सरवाइव कर पाता है जब उसके रेवेन्यूज जो है उसके कॉस्ट्स के बराबर होते हैं। मतलब जितना वो खर्चा कर रहा है बिजनेस चलाने के लिए, वो उतना रेवेन्यू अर्न कर पा रहा है एटलीस्ट उसके बराबर। अगर बिजनेस खर्चा कर दे 1 लाख रुपए का और रेवेन्यूज जो है वो सिर्फ 70,000 अर्न कर पा रहा है किसी पर्टिकुलर वीक या मंथ में, तो वहां पर उसको लॉस होगा। तो इसका मतलब अगर ये लॉस लंबे टाइम तक चलेगा तो वो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइवल के लिए बिजनेस के लिए क्या एसेंशियल है कि रेवेन्यूज जो है वो कॉस्ट के बराबर होने चाहिए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है कि वो सरवाइव कर पाए। और इस ऑब्जेक्टिव को वो कैसे अचीव कर पाता है, अगर वो अपनी सारी कॉस्ट जो है अपने रेवेन्यू से कवर अप कर पाता है। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट। अनदर ऑब्जेक्टिव इज द प्रॉफिट, और प्रॉफिट में रेवेन्यूज जो है वो कॉस्ट से ज्यादा होने चाहिए। सारे कॉस्ट भी बिजनेस उसमें कवर अप कर ले और सारे रिस्क भी वो कवर अप कर ले। मतलब फ्यूचर रिस्क को बेयर करने के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अगर बिजनेस अर्न करता है तो इसका मतलब कि वो अपना प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव भी जो है वो अचीव कर पा रहा है। तो सर्वाइवल बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया प्रॉफिट, जिसमें बिजनेस को अपने सारे कॉस्ट भी कवर अप करने हैं और अपने सारे रिस्क भी कवर अप करने हैं। उसके बाद बिजनेस का फर्दर ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उसको आगे ग्रो भी करना है। और ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या होंगे कि अगर बिजनेस की सेल्स बढ़ रही हैं, मार्केट्स बढ़ रही हैं, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, उसकी गुडविल बढ़ रही है मार्केट में, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो ये सारे इंडिकेटर्स होंगे ग्रोथ के। तो बिजनेस का अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा ग्रोथ, और वो इन सारे इंडिकेटर्स से रिप्रेजेंट होगा। उसके अलावा अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस के होंगे कि बिजनेस को लगातार कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, और जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको बिजनेस को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिससे वो अपने कॉस्ट को कम कर सके और अपने रेवेन्यूज को बढ़ा सके। तो अगर इस तरह से उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है तो बिजनेस अपना ये ऑब्जेक्टिव भी अकम्प्लिश कर पा रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। वैसे अगर आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ ये 3 ऑब्जेक्टिव्स भी लिखेंगे तो अपने आप में सफिशिएंट होंगे। Let's move on to another very important category with which the business deals is its employees. Employees को business के सबसे important assets माना जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए। अगर वो अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर देगा तो उसके दूसरे रिसोर्सेज जो है ना वो ऑटोमेटिकली अच्छी तरह से मैनेज हो जाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को संभालना, उनको अच्छे से मैनेज करना बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट या एम या पर्पस होता है। तो जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और कुछ हायर लेवल नीड्स होती हैं। हर तरह की नीड्स
एम्प्लॉयज की सेटिस्फाई करना, ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। अब एम्प्लॉयज को बिजनेस से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हर एक एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी चाहिए होती है, वेजेस चाहिए होती हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू गिव गुड सैलरीज एंड वेजेस टू इट्स एम्प्लॉयज, टू गिव प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस टू द एम्प्लॉयज, टू गिव देम द जॉब सिक्योरिटी। मतलब अगर वो आज अच्छी जॉब कर रहे हैं और उनको ये सिक्योरिटी ना दे बिजनेस कि हम उनको रखेंगे, परमानेंटली रखेंगे, हो सकता है बिजनेस कहे कि हम आपको टेम्पररी बेसिस पे रखेंगे फिर निकाल देंगे, तो इससे एम्प्लॉयज के अंदर जॉब इनसिक्योरिटी आ जाएगी और बिजनेस में पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो हर बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज को क्या देना होगा, जॉब सिक्योरिटी देनी होगी, उनको प्रमोशन के चांसेस देने होंगे, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के चांसेस देने होंगे, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने होंगे। तो इस तरह बहुत सारी नीड्स, बेसिक और हायर लेवल नीड्स फुलफिल करके बिजनेस अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विच आर द ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज उन्हें फुलफिल करता है। अब बात करते हैं उन सोशल ग्रुप्स की, आउटसाइड सोशल ग्रुप्स की, जिनसे बिजनेस डील करता है, जिसमें मैंने बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, टू गिव देम द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, टू गिव देम द प्रोडक्ट्स एट द रीजनेबल प्राइजेस, और किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, फॉल्स क्लेम्स, गलत न्यूट्रिशनल वैल्यूज प्रोडक्ट के बारे में बताना या उसके हाई प्राइसेस चार्ज करना, एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग। तो जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस है तो बिजनेस को वो अडॉप्ट नहीं करनी है, और बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट ना करे, ताकि वो हर एक एक्सटर्नल सोशल ग्रुप को सेटिस्फाई कर पाए। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो अनदर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो मैक्सिमम प्रोवाइड करे, और particularly to the differently able sections of the society, to the underprivileged sections of the society, कुछ public welfare में वो participate करें। The business should stop and check any type of pollution, air pollution, water pollution, noise pollution। कोई भी बिजनेस के प्रोडक्ट से या जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे अगर किसी भी तरह की एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब कि बिजनेस अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं कर रहा है। तो बिजनेस को अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए हर तरह की पॉल्यूशन जो है उसे चेक करना चाहिए। जो भी सरकार के लॉज हों या रूल्स हों गवर्नमेंट के, उनको फॉलो करना चाहिए। सरकार को टैक्सेस टाइम पे करने चाहिए, और उसके अलावा जो भी सप्लायर्स हैं जिनसे बिजनेस जो है वो सामान खरीदता है उन सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करना। दे ऑल आर द वेरियस अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द आउटसाइड ग्रुप्स विद विच द बिजनेस डील्स। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस में तो हमने देखा था दैट प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में हमने डिस्कस करा दैट प्रॉफिट मोटिव इज वन ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बट इट इज नॉट ओनली द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द ओनर्स, towards the employees and towards the various social groups of the society। अब ये और डिस्कस कर लेते हैं कि इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉफिट अर्निंग क्यों है। इसको हम कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो हम बहुत क्लियरली ये देख सकते हैं कि अगर बिजनेस प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो कुछ इनोवेशंस नहीं कर पाएगा, वो अपने एम्प्लॉयज की वेरियस नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, वो बहुत सारे कस्टमर्स और वेरियस सोशल ग्रुप्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो सबसे बेसिक रोल जो प्रॉफिट अर्निंग का है वो ये है दैट प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द एसेंशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉफिट अर्निंग पर ही डिपेंडेंट हैं। बिजनेस इज एबल टू फुलफिल इट्स अदर ऑब्जेक्टिव्स only because of profit। तो ये एक रीजन हो गया why profit earning is the most important objective of business। उसके अलावा प्रॉफिट अर्निंग से ही बिजनेस की एफिशिएंसी पता लगती है। तो प्रॉफिट को इंडिकेटर ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, इंडेक्स ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, इंडिकेटर ऑफ द गुडविल ऑफ द कंपनी माना जाता है। दिस इज अनदर पॉइंट दैट यू कैन राइट इन फेवर ऑफ प्रॉफिट अर्निंग एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। उसके अलावा हमने अभी देखा कि बिजनेस जो है वो फुल ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटीज से रिलेटेड है।
तो इतनी सारी अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए और रिस्क बेयर करने के लिए बिजनेस को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और वो रिवॉर्ड उसको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट। ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट्स, ऐसा माना जाता है। तो जो थर्ड पॉइंट आप इन फेवर ऑफ प्रॉफिट अर्निंग एज एन ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं वो ये कि profit earning is the reward for bearing all types of risk and uncertainties by the business. So I think the role of profit earning is also now clear to you, that profit earning is essential for the growth of the business, for the survival of the business. Profit is an indicator of efficiency and performance of the business. It is the reward for bearing the risk. It is necessary to fulfill the other objectives of business. So in today's lecture, we have covered up actually 3 topics. What are the characteristics or essential elements of business? What are the multiple objectives of business? And why profit earning is considered to be the most important objective of business. और एक्चुअली आपको सम अप कैसे करना है प्रॉफिट अर्निंग थ्रू सर्विस, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तो अगर कोई बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग की बात करता रहेगा और वो दूसरे सोशल ग्रुप्स को और एम्प्लॉयज को इग्नोर करेगा तो वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो अल्टीमेट एम है हर बिजनेस का वो कहलाएगा प्रॉफिट अर्निंग थ्रू सर्विस। तो आप हमेशा ही ये कहेंगे कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, नॉट ओनली प्रॉफिट अर्निंग बट प्रॉफिट अर्निंग थ्रू सैटिस्फाइंग इट्स एम्प्लॉयज एज वेल एज द वेरियस अदर सोशल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो बिजनेस की वेरियस डेफिनेशंस, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, फीचर्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब हमें बिजनेस के बारे में हो गई है। अब हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, बिजनेस एंड इट्स क्लासिफिकेशन इन द अपकमिंग लेक्चर्स। So see you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.